नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहला जो वंश देखते हैं फ्रेंड्स, वो है शुंग वंश। तो कौन थे शुंग, कहां से आए थे, हम बात करते हैं। देखिए, शुंग वंश, सबसे पहले बात करें, शुंग वंश एक ब्राह्मण धर्म था दोस्तों। एक ब्राह्मण वंश था। जो मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक, कौन सा? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी दोस्तों। ठीक है, तो किसकी हत्या की? बृहद्रथ। तो देखिए फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शुंग वंश की है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम मौर्य सम्राट था जिसका नाम था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके की थी। तो किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। अब क्वेश्चन आता है कब की? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वंश की स्थापना हुई थी 185 बीसी में, 185 ईसा पूर्व में फ्रेंड्स, और यह वंश चला था 73 ईसा पूर्व तक। तो शुंग वंश का टाइम ऑफ पीरियड जो है वो 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व था। ठीक है, ये एक ब्राह्मण वंश था। इसने अनेक ब्राह्मण धर्मानुयायियों को संरक्षण प्रदान किया था। साथ ही साथ बौद्ध स्तूपों और विहारों को इन्होंने अनेक स्तूपों और विहारों को तोड़वा दिया था फ्रेंड्स। तो बात करते हैं अपन अब इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें, इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। किसने दोस्तों? हम बात कर रहे हैं पुष्यमित्र शुंग की। वैदिक काल में हमने बात की थी कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। इसमें जो यज्ञ का घोड़ा होता है दोस्तों, उस घोड़े को चारों ओर अपने साम्राज्य और साम्राज्य से बाहर स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो घोड़ा जहां जहां जाता है वो पूरा का पूरा साम्राज्य संबंधित राजा का हो जाता है जिसने वो अश्वमेध यज्ञ किया है। और यदि कोई उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ने का प्रयास करता है फ्रेंड्स, तो संबंधित राजा की सेना से उसे युद्ध लड़ना पड़ता है। तो इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अब क्वेश्चन यह आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है दोस्तों? तो इसकी जानकारी मिलती है हर्ष चरित्र पुस्तक से दोस्तों। किससे मिलती है? हर्ष चरित्र से इसकी जानकारी। अब उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखिए, इसके अलावा अयोध्या अधिलेख है अग्निमित्र का। तो अग्निमित्र के अयोध्या अभिलेख से भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है, किस बात की? कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका प्रधान पुरोहित कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस अश्वमेध यज्ञ का कहें या फिर पुष्यमित्र शुंग का प्रधान पुरोहित, तो इसके प्रधान पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि की पुस्तक का नाम था महाभाष्य। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका थी फ्रेंड्स। इसके अलावा पतंजलि ने योग दर्शन की स्थापना की। तो ये योग दर्शन के प्रतिपादक थे फ्रेंड्स, प्रणेता थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने योग दर्शन पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है योग सूत्र। तो योग सूत्र पुस्तक किसने लिखी? पतंजलि ने लिखी थी फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, इसमें यह भी पता लगता है कि पुष्यमित्र के समय, किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय यूनानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। इसी काल में, किस काल में? शुंग काल में, पुष्यमित्र शुंग के काल में दोस्तों मनुस्मृति की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई है? मनुस्मृति की रचना की गई है फ्रेंड्स। जो स्मृति ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रमाणिक और प्राचीनतम मानी जाती है। तो क्वेश्चन आता है मनुस्मृति की रचना किसके काल में की गई? तो शुंग काल में की गई। और
किस शासक के काल में की गई, तो वो है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में की गई है दोस्तों। हम बात कर चुके हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण धर्मानुयायी था और बौद्ध ग्रंथों में इनको ब्राह्मण बताया है और इसने ब्राह्मणों को संरक्षण भी दिया। इसने अनेक बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराया है दोस्तों। फिर इसने बात करें तो इस वंश का जो अंतिम शासक था, किस वंश का? शुंग वंश का, उसकी बात कर लेते हैं। अंतिम शासक का नाम था फ्रेंड्स देवभूति। देवभूति, और इस देवभूति की हत्या करने के बाद में कण्व वंश की स्थापना की थी वासुदेव कण्व ने। तो इसकी हत्या किसने कर दी फ्रेंड्स? तो इसकी हत्या की वासुदेव कण्व ने। तो वासुदेव कण्व ने इसकी हत्या कर दी और उसी के साथ यह वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं पुष्यमित्र की राजधानी या शुंगों की राजधानी क्या थी। तो राजधानी इनकी पाटलिपुत्र नहीं थी, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के स्थान पर विदिशा को बना लिया था फ्रेंड्स। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं शुंग वंश से रिलेटेड। तो एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं इसके बारे में फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले बात करें शुंग वंश का शासनकाल कब से कब तक है, तो 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक है दोस्तों। 185 ईसा पूर्व में आपके मौर्य वंश के ही अंतिम शासक जिसका नाम है बृहद्रथ, तो बृहद्रथ का ये सेनापति ही था कौन? पुष्यमित्र शुंग। तो इस पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की फ्रेंड्स, और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना कर ली। ये एक ब्राह्मण वंश था फ्रेंड्स, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं कि इसने कितनी बार, 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया है दोस्तों, और इसकी मुख्यतः जानकारी हमें मिलती है अग्निमित्र के अयोध्या अभिलेख से, जबकि हर्ष चरित्र से हमें जानकारी मिलती है पुष्यमित्र शुंग द्वारा आपके बृहद्रथ की हत्या की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रधान पुरोहित कहें किसके? पुष्यमित्र शुंग के जो प्रधान पुरोहित थे, या यूं कहें कि जो इसने अश्वमेध यज्ञ कराया उसके जो प्रधान पुरोहित थे, उनका नाम है फ्रेंड्स पतंजलि। पुस्तक है महाभाष्य, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है दोस्तों। इसने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। 6 प्रकार के दर्शन होते हैं जिन्हें षड दर्शन कहते हैं, उनमें से योग दर्शन जो आजकल काफी चर्चा में है, तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आचार्य पतंजलि हैं। और योग दर्शन के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है योग सूत्र, ठीक है। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के काल में यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, इसका पता पतंजलि के महाभाष्य से भी लगता है। और मनुस्मृति जो कि सभी स्मृतियों में सबसे प्राचीन मानी जाती है, सबसे प्रमाणिक मानी जाती है, इसकी रचना शुंग काल में यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। देवभूति की हत्या इसी के एक सेनापति वासुदेव कण्व ने कर दी थी दोस्तों, और उसके बाद उसने एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसे आप कण्व वंश के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कण्व डायनेस्टी की। कण्व वंश का समय शुरू होता है 73 ईसा पूर्व में और यह चलता है फ्रेंड्स 28 बीसी तक, 28 ईसा पूर्व तक। तो इसका संस्थापक कौन है, यह बात हम जान चुके हैं। तो वासुदेव कण्व वंश की स्थापना की थी दोस्तों, और यह भी एक ब्राह्मण वंश ही था। फिर हम बात कर लेते हैं इस वंश का अंतिम शासक कौन है। तो इस वंश का अंतिम शासक है फ्रेंड सुशर्मा। और सुशर्मा की हत्या हो गई दोस्तों, और वो हत्या करने वाला व्यक्ति है कौन है, उसका नाम है सिमुक। तो इस प्रकार से कण्व वंश बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं कण्व वंश का शासनकाल कब से कब तक है। तो 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व का शासनकाल कण्व वंश के नाम से जाना जाता है भारत में। इसके संस्थापक वासुदेव कण्व थे, जिन अंतिम आपके शुंग वंश के शासन की हत्या की थी, और इसने जो शासन की स्थापना की वो भी शुंग वंश की तरह ही ब्राह्मण वंश था फ्रेंड्स। और इसका अंतिम शासक था सुशर्मा, और सुशर्मा की हत्या किसने कर दी? सिमुक ने कर दी। कब कर दी? 28 ईसा पूर्व में कर दी गई है फ्रेंड्स। उसके बाद में हम अगला राजवंश देखते हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स सातवाहन वंश। तो मौर्योत्तर कालीन शासकों में से सातवाहन और कुषाण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं कि इस वंश की स्थापना किसने की,
तो हमें पता है कि इस वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इनका मूल स्थान कौन सा था, यानी इन्हें कालांतर में इन्होंने राजधानी क्या बनाई दोस्तों? तो इनका मूल स्थान था प्रतिष्ठान, और प्रतिष्ठान वर्तमान महाराष्ट्र में है। देखिए, जो आपके सातवाहन वंश है इसे आंध्र भृत्य के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। इन्हें आंध्र भृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और इन सब जानकारी कहां से मिलती है हमें? इन सब की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसे आप मत्स्य पुराण कहते हैं फ्रेंड्स। ये प्राचीनतम पुराण माना जाता है जिससे इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि प्रमुख स्थान हमने क्या बात की कि प्रतिष्ठान है। तो प्रतिष्ठान को सबसे पहले इस वंश में राजधानी बनाया, उस व्यक्ति का नाम है शातकर्णी दोस्तों। तो प्रतिष्ठान को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति है कौन है? शातकर्णी। देखिए, अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो भारतीय इतिहास में देखिए महिलाओं ने भी शासन संभाला है। तो शातकर्णी की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी, जिसका नाम है नागानिका, इस नागानिका ने भी कुछ समय के लिए शासन संभाला। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास की प्रथम महिला जिसने शासन संचालित किया वो कौन थी? नागानिका थी। और वो किसकी पत्नी है? वो शातकर्णी की पत्नी है दोस्तों। अब हम इसमें प्रमुख प्रमुख शासकों की बात करते हैं। तो इसी कड़ी में 17वां शासक था फ्रेंड्स हल, जिसे इतिहास में हाल भी कहा जाता है, हल या हाल। तो बात करते हैं इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आता है मुख्य रूप से। देखिए, इसने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, हल या हाल जो शासक है इसने एक पुस्तक लिखी थी और इसकी पुस्तक का नाम है गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो सातवाहन वंश के शासक हल या हाल ने की थी। यह प्राकृत भाषा में है दोस्तों। और इसमें विभिन्न प्रणय यानी प्रेम कहानियां हैं। तो ये हाल के बारे में हमने मुख्य मुख्य बातें की। चलो फिर हम बात करते हैं कि इसका विवाह किससे हुआ। तो इसका विवाह हुआ है लीलावती से फ्रेंड्स। लीलावती श्रीलंका की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? श्रीलंका की राजकुमारी थी। ठीक है, उसके अलावा इसके दरबार में एक प्रमुख विद्वान रहा करता था फ्रेंड्स, जिसका नाम था गुणाढ्य। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुणाढ्य ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है व्रत कथा। इस वंश का सबसे प्रमुख जो शासक है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी है दोस्तों। ठीक है, कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो बात करते हैं अब अपन गौतमी पुत्र सातकर्णी की। इससे पता लगता है कि इस राजवंश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि राजाओं के नाम के प्रारंभ में उनकी माताओं का नाम लगा हुआ है दोस्तों। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक ही नहीं है, वो संख्या में अगर बात करें क्रमशः तो इस वंश का ये 23वां शासक है दोस्तों, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक। अब हम बात करते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आगे इस
प्रतापी, सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा है? ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं, इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था दोस्तों। नहपान भारत में शकों का अंतिम शासक था, तो यूं भी कह सकते हैं हम कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों को पूर्ण रूप से भारत से पराजित कर दिया, तो इसने शक शासक नहपान को पराजित किया। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि थी दोस्तों, उसका नाम है त्रिसमुद्र तोय पितावाहन। इसका मतलब है कि इसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। 3 समुद्रों से अपन बात कर सकते हैं कि एक तो आपका हिंद महासागर हो गया, एक अरब सागर हो गया और एक बे ऑफ बंगाल हो गया। कि दूसरी अन्य उपाधि इसने धारण कर रखी थी वो थी ब्राह्मण। इससे पता लगता है कि ये ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे फ्रेंड्स। ठीक है, और जब इसने शक शासक नहपान को पराजित किया तो नहपान के जो चांदी के सिक्के थे उन पर इसने स्वयं का नाम अंकित कराया फ्रेंड्स। तो नहपान को पराजित करके नहपान के चांदी के सिक्कों पर स्वयं का नाम अंकित करवाया। तो ये प्रमुख उपलब्धियां हैं जो किससे रिलेटेड है, गौतमी पुत्र सातकर्णी से है। इसके अलावा इसने भी बसाया था जिसका नाम है वेणकटक। इसने वेणकटक नामक नगर बसाया और इसी नगर के नाम से इसने उपाधि ली जिसे वेणकटक स्वामी के नाम से जानते हैं। तो ये नगर बसाया और इसने उपाधि ली, कौन सी उपाधि ली? वेणकटक स्वामी। यहां लिख देता हूं मैं। चलिए, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है दोस्तों। क्रम से इसका नंबर 23वां है, सबसे शक्तिशाली शासक है। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था। साथ ही साथ इसने अनेक उपाधियां धारण की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि है त्रिसमुद्र तो पीतवाहन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 3 समुद्र, त्रिसमुद्र का मतलब होता है 3 समुद्र। तो पिता यानी कि पानी पीते हैं। कौन पीते हैं? वाहन। इसके वाहन यानी इसके वाहन क्या है? अश्व है, यानी इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते हैं, यानी इसका साम्राज्य बहुत बड़ा है। इससे पता लगता है इसने ब्राह्मण की उपाधि धारण की। इससे पता लगता है कि ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की क्योंकि इसने वेणकटक नामक एक नगर बसाया। साथ ही साथ नहपान को हराकर जो उसके चांदी के सिक्के थे उन चांदी के सिक्कों पर इसने स्वयं का नाम अंकित कराया फ्रेंड्स। इसके इस वंश का अगला प्रतापी शासक देखते हैं, विशिष्टिपुत्र पुलवामी। विशिष्टि या वशिष्टिपुत्र पुलवामी। तो बात करते हैं अब इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें से हमारा क्वेश्चन निकल सकता है। सबसे पहले बात करें, इसका नाम जो है अमरावती के बौद्ध स्तूप से इसका नाम मिलता है दोस्तों। इससे यह भी पता लगता है कि यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी होते हुए भी इसने बौद्ध धर्म के स्तूपों को नहीं तोड़वाया, अभी तो उनको बढ़वाया है। तो अमरावती के बौद्ध स्तूप पर इसका नाम मिलता है दोस्तों। अमरावती दक्षिण भारत में है वर्तमान में। तो अमरावती के बौद्ध स्तूप पर इसका नाम अंकित है। साथ ही साथ हमें यह भी पता लगता है कि स्तूप से कि जो अमरावती का यह बौद्ध स्तूप है इसका निर्माण इसी ने करवाया था, यानी वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं इससे पहले के शासकों का आंध्र प्रदेश में नहीं मिलता है। केवल सर्वप्रथम, तो प्रश्न आता है सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अभिलेख किस सातवाहन शासक के मिलते हैं? तो वो है आपका वशिष्ठिपुत्र
पुलवामी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसने रुद्रदामन से भी युद्ध किया था दोस्तों। रुद्रदामन शक क्षत्रप था, बहुत ताकतवर था, तो रुद्रदामन से युद्ध की भी जानकारी मिलती है। तो ये हम कह सकते हैं कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी भी एक अन्य शक्तिशाली शासक था। किस धर्म का शासक था? ये आपका ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसने बौद्ध धर्म को भी प्रश्रय प्रदान किया है। इस वंश का अंतिम ताकतवर शासक कौन था? तो उसका नाम है यज्ञश्री शातकर्णी। तो यज्ञश्री शातकर्णी इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक है। इसके पर जहाज का चित्र मिलता है दोस्तों, जिससे पता लगता है कि इसकी समुद्र व्यापार में रुचि ही नहीं थी, समुद्री क्षेत्र का यह विजेता भी था। और क्या विशेषता इसमें देखने को मिलती है? इसने शीशे के सिक्के चलाए थे। तो प्रश्न यह बनता है कि भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस शासन काल में चले थे? तो सातवाहन काल में चले थे। तो इसने शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया दोस्तों। और इसके अलावा सबसे पहले भूमि अनुदान का अभिलेखीय साक्ष्य भी यहीं से मिलता है कि सर्वप्रथम भूमि अनुदान किसने किया, इसका अभिलेखीय शासक किस शासक का काल है? तो वो यज्ञश्री शातकर्णी है। अभिलेखीय साक्ष्य से तात्पर्य है पत्थर पर यानी शिलालेख पर, शिला पर लिखा हुआ लेख। तो सबसे पहले इसका इसी प्रकार से मिलता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सामंतवाद का प्रारंभ किसके काल में हुआ फ्रेंड्स? तो मैं आपको बता देता हूं कि सर्वप्रथम सामंतवाद का प्रारंभ इसी के काल में हुआ, जिसके कारण भारत के राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में गए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके कारण भारत में छोटे छोटे राज्य विभक्त हो गए। तो ये मुख्य मुख्य बातें हम लिए किस बारे में? आपके कुषाण वंश के बारे में। तो एक बार सातवाहन के बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको दोबारा से बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार में हम समझ लेंगे। सो सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश का शासक सिमुक था। और सिमुक ने इससे पहले के राज्य, जो कौन सा राजवंश था हमने देखा था, कर्ण वंशी अंतिम सुशर्मा की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन मूलतः प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। सातवाहनों की जानकारी का प्रमुख स्रोत मत्स्य पुराण है दोस्तों। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मत्स्य पुराण सातवाहन काल में लिखा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रतिष्ठान को सबसे पहले सातवाहन की राजधानी किसने बनाया? तो उस व्यक्ति का नाम था शातकर्णी। शातकर्णी की मृत्यु के बाद दोस्तों उसकी पत्नी नागनिका या नागानिकी ने शासन संभाला। तो ये भारतीय इतिहास की प्रथम महिला है जिसने शासन संचालित किया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इस वंश का 17वां किंतु प्रथम शक्तिशाली शासक था हल या हाल। इसका विवाह श्रीलंका की राजकुमारी लीलावती से हुआ। यह एक अंतरराष्ट्रीय विवाह है दोस्तों। ठीक है, इसने स्वयं एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। और इस पुस्तक की रचना प्राकृत भाषा में की गई और इसमें प्रेम या विभिन्न प्रणय कथाओं का लेख किया गया है। इसमें एक दरबारी विद्वान था इसके शासनकाल में जिसका नाम था गुणाढ्य। और गुणाढ्य ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था व्रत कथा। उसके बाद में हम बात करते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी, जो इस वंश का क्रम से 23वां शासक है और सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक भी है। इसने शक शासक नेहपान को पराजित किया और नेहपान को पराजित करने के बाद उसके जो चांदी के सिक्के थे उन पर अपना नाम लिखवाया और उन्हें पुनः जारी करवाया दोस्तों। ठीक है, इसने उपाधि धारण की थी जिसका अर्थ होता है 3 समुद्रों का पानी पीते हैं इसके घोड़े। इसने उपाधि ब्राह्मण भी धारण की जिससे पता लगता है ब्राह्मण धनु का अनुयायी था। इसने एक नगर बसाया वेणकटक और वेणकटक स्वामी की उपाधि का प्रयोग किया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अगले शासक की जिसका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। और इसका नाम जो है बौद्ध स्तूप, जो अमरावती में बौद्ध स्तूप मिला है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, तो उस पर इसका नाम अंकित है। इससे पता लगता है कि के बौद्ध स्तूप का निर्माण वशिष्ठी पुत्र पुलवामी ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम सातवाहन वंश के जो अभिलेख मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो किसके मिले हैं? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के मिले हैं। इसने रुद्रदामन से भी युद्ध किया था फ्रेंड्स, जो क्षत्रप था, बहुत ही ताकतवर था।
उसके बाद के शासक की बात करते हैं तो यज्ञ श्री सातकर्णी, और इसके जहाज पर, इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र मिला है, जिससे पता लगता है कि समुद्री व्यापार में इसकी रुचि थी, साथ ही साथ समुद्र में इसकी सीमाएं फैली हुई थी दोस्तों, यानी कि कुछ समुद्री एरिया भी इसके कब्जे में आता था। शीशे के सिक्के चलाए इसने, तो सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलाए? अगर शीशे के सिक्कों की बात आती है तो सातवाहन वंश का नाम आता है, और अगर शासक की नाम आती है तो यज्ञ श्री सातकर्णी की बात आती है। सर्वप्रथम भूमि अनुदान का अभिलेख साक्ष्य जिसके काल में मिला है, यानी अब तक भोजपत्र और ताम्रपत्र भले ही मिले हों, लेकिन पत्थर पर लिखा हुआ लेख भूमि अनुदान से संबंधित जो मिला है वो यज्ञ श्री सातकर्णी का मिला है दोस्तों। और सामंत प्रथा का प्रारंभ जो भारत में देखने को मिला है, यानी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के रूप में सामंत स्थापित कर लेते हैं, हालांकि वो केंद्रीय शक्ति के अधीन होते हैं लेकिन अपने एरिया में स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। तो सामंतवाद का प्रारंभ भी सातवाहन काल में, और किसके काल में? यज्ञ श्री सातकर्णी के काल में मिलता है। इसकी वजह से यह साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया है फ्रेंड्स। इसके बाद में हम अगला देखते हैं शक। तो शक कौन थे, बात कर लेते हैं। दोस्तों शक मध्य एशियाई एक बर्बर जाति थी। बर्बर का मतलब होती है बर्बर का मतलब होता है दोस्तों जो खतरनाक, खूंखार होते हैं, निर्दयी होते हैं, उन्हें बर्बर कहते हैं, जो जंगली जीवन जीते हैं। तो ये मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। अब बर्बर जाति का काम क्या है? इधर उधर के क्षेत्रों पर आक्रमण करना, अधिकार करना, ठीक है। तो ये मध्य एशियाई बर्बर जाति थी दोस्तों। इनका मूल नाम जो था सई या सईवांग था। इस वंश का मूल नाम क्या था? सई या सईवांग। और इसकी जानकारी हमें चीनी लेखों से मिलती है दोस्तों। तो इसकी जानकारी चीनी लेखों से प्राप्त होती है कि ये सई या सईवांग कबीले से संबंधित थे। भारतीय साहित्य में इनको सिथियन कहा गया है दोस्तों। तो भारतीय साहित्य में इनको क्या कहा गया है? सिथियन कहा गया है। और यूची कबीले ने इनको मध्य एशिया से भगा दिया था दोस्तों। तो भारत की ओर रुख क्यों किया, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो यूची कबीले, हालांकि यूची का संबंध आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुषाणों से है। तो ये यूचियों से पराजित होकर भारत की ओर रुख किया था इन्होंने। तो यूची कबीले ने इन्हें मध्य एशिया से हराकर भगा दिया। तो जब मध्य एशिया से इन्हें भगा दिया तब ये लोग भारत की ओर आए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अब जब ये चीन की ओर रुख करते थे तो फ्रेंड्स तीसरी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? थर्ड बीसी या थर्ड एडी। तो तीसरी शताब्दी ईस्वी में यानी एडी में, तीसरी शताब्दी ईसी में जब इन्हें भगा दिया गया, कहां से भगा दिया गया दोस्तों? चीन से। तो क्यों भगा दिया, कैसे भगा दिया? तो हम जानते हैं बर्बर जाती थी, लूटपाट करती थी, इसलिए चीनी सम्राट जिसका नाम है शी हुआंगती ने चीन की दीवार बना दी। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी सम्राट ने चीन की दीवार बनवा दी। तो प्रश्न इसमें से कई बन गए हैं फ्रेंड्स। क्या क्या बन गया है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीन की दीवार किसने बनवाई। तो उस व्यक्ति का नाम है शी हुआंगती। वो चीनी सम्राट कौन था? फिर प्रश्न आता है चीन की दीवार किस समय बनाई गई? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई दोस्तों। और किस जाति को, किस विदेशी बर्बर या आक्रमणकारी जाति को रोकने के लिए चीन की दीवार बनाई गई? तो वो जाति थी फ्रेंड्स शक। तो शकों को रोकने के लिए, जिन्हें हम शीतियन कहते हैं, इसका निर्माण करवाया गया। अब हम बात करते हैं इन्होंने
क्या किया उस चर्चा पर करते हैं। तो इन्होंने भारत में चांदी के सिक्के जारी किए। क्या किए हैं इन्होंने दोस्तों? भारत में चांदी के सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, इनका सबसे प्रमुख शासक था रुद्रदामन, जिसका हमें रुद्रदामन अभिलेख मिलता है। और ये रुद्रदामन अभिलेख कहां से मिलता है? ये जूनागढ़ से मिलता है। और जूनागढ़ कहां है? गुजरात में। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं नासिक में। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, फिर भी दोबारा बता दूं। नासिक में शकों की सत्ता का अंत गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को कर लिया था। तो नासिक में इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था नहपान, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात कर ली थी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसकी हत्या की और इसकी हत्या करने के बाद उसने इस वंश को यहां से उखाड़ फेंका। तो उस व्यक्ति का नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें, उज्जैनी में अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय। उज्जैनी, जिसे आज हम क्या कह देते हैं? उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। रुद्र सिंह तृतीय, इसकी हत्या कर दी। किसने कर दी इसकी हत्या? आपके गुप्त वंश के ताकतवर शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। और इसी के साथ शक वंश की सत्ता भारत से समाप्त हो गई फ्रेंड्स। चलिए, तो एक बार मैं इनको आपको दोबारा ढंग से समझा देता हूं। किसको? शकों को। तो देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, हमने बात कर रहे थे अब शकों की। तो मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी, यह हमने देख लिया था। इसका मूल नाम सैया सहीवांग था। चीनी ग्रंथों में हमें लिखा हुआ मिलता है। भारतीय साहित्य में इनको सीथियन कहा जाता है। ठीक है, यूची कबीले, जिसे हम के नाम से जानते हैं, उस यूची कबीले ने इनको यहां से मध्य एशिया से निकाल बाहर किया और उसके बाद इन्होंने भारत का रुख किया था। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में फ्रेंड्स, कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चीनी सम्राट ने दीवार बना दी थी जिसका नाम था शी हुतांगती। तो शी हुआंगती ने ये चीन की जो दीवार बनाई वो शकों से, भय से या शक उनके देश में प्रवेश ना कर सके, उनको रोकने के लिए ये दीवार बनाई थी फ्रेंड्स। ठीक है, और उसके बाद में ये भारत आ गए और यहां पर तक्षशिला, उज्जैन, मथुरा, नासिक में अपने केंद्र स्थापित किए। इन्होंने कौन कौन सी जगह में केंद्र स्थापित कर लिए? इन्होंने तक्षशिला में, उज्जैन में, मथुरा में और नासिक में। इन्होंने भारत में चांदी के सिक्के सर्वप्रथम चलाए दोस्तों। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के भी इन्होंने ही चलाए थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, सबसे प्रमुख शासक था इनका रुद्रदामन, जिसने रुद्रदामन अभिलेख लिखवाया था, जो कि जूनागढ़ गुजरात में है। नासिक में शकों की सत्ता सातवां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने समाप्त कर दी थी। इसने नहपान को मार दिया था। और उज्जैनी में अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हत्या कर दी थी दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने मौर्योत्तर काल के कुछ राजवंशों को देखा है दोस्तों। अभी बच गए मुख्य रूप से कुषाण बच गए, इंडो ग्रीक बच गए, और इसके अलावा मौर्योत्तर कालीन कला, जिसमें मुख्यतः मूर्ति कला आती है, जिसमें हम गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला को देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।